बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अब हमारा लास्ट सेक्शन है ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें थोड़ा सा ये एक्सटेंसिव है, तो यू नीड टू बेयर विद मी। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ग्राम पॉजिटिव। क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग के जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है थिक होती है। एंड देन टेकोइक एसिड होता है, और उसकी जो हम कैटेगरीज करने जा रहे हैं कि हमारे पास उसमें स्टेफलोकोकस होता है, स्टेफलो यानी जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर स्ट्रेप्टो जो है वो आपका चेन लाइक स्ट्रक्चर है, और कोकस यानी कि स्फेरिकल, नॉन मोटाइल होता है एंड डू नॉट फॉर्म स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन हमने देखी थी कि स्पोर फॉर्मेशन कुछ बैक्टीरियाज कर लेते हैं इन एडवर्स सिचुएशन, जब न्यूट्रिएंट की डिप्लेशन हो जाती है। Microscopically, Staphylococcus appears in grape-like clusters in the streptococcine chain. So a quick recap of what we did. Biochemically, Staphylococcus produce catalase, i.e. they degrade hydrogen peroxide, and streptococcus do not. So streptococcus catalase बनाता है, catalase किसको degrade करता है? hydrogen peroxide को. So first we'll look at staphylococcus. Staphylococcus aureus causes abscess, an infection, various pyogenic infections, septic arthritis, food poisoning, scaled skin syndrome, and toxic shock syndrome. Toxic shock आपको याद होगा, जिसमें टॉक्सिन जो है वो आपकी ब्लड में होते हैं, राइट? दैट वाज टॉक्सिक शॉक। और एक था सेप्टिक शॉक, जिसमें बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस क्या करते हैं? एब्सिस, पायोजेनिक इन्फेक्शन, सेप्टिक आर्थराइटिस करवा रहे हैं, फूड पॉइजनिंग करवा रहे हैं, स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है, और टॉक्सिक शॉक है। फिर आपके स्टेफिलोकोकस इज अ कॉज ऑफ hospital acquired pneumonia, septicemia, septic shock, and surgical wound infections. Cause skin infections such as folliculitis. Staphylococcus has irregular grape-like clusters. Catalase इसका बहुत important enzyme है जो कि किसको डिग्रेड करवा रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। So Staphylococcus किसको डिग्रेड करवाता है? कैटेलेस से वाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। It's an important virulence factor, where Staphylococcus aureus is distinguished from the others primarily by coagulase production. So Staphylococcus aureus प्रोड्यूस करवाता है, is distinguished from others primarily by coagulase production. ठीक है? So यहाँ पर हमने देखा कि कैटेलेस प्रोड्यूस करता है स्टेफिलोकॉक्सी, और ये डिग्रेड करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और अब हम स्टेफिलोकोकस को जो है उसके अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो कैटेलेस जो है उसका विरुलेंस फैक्टर है, और ये कोगुलेस प्रोडक्शन करवा रहा होता है। कोगुलेस इज एन एंजाइम दैट कॉजेस प्लाज्मा टू क्लॉट बाय एक्टिवेटिंग प्रोथ्रोम्बिन टू फॉर्म थ्रोम्बिन। तो कोगुलेस क्या करवाता है? प्लाज्मा को क्लॉट करवाता है। कैसे करवाता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करके। थ्रोम्बिन देन कैटेलाइजेस द एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। आपको पता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको जो है वो कन्वर्जन चाहिए होती है, और कोगुलेस जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फिब्रिनोजन को फिब्रिन फ्लॉट बना देता है। Staphylococcus aureus also produce a carotenoid pigment called staphyloxanthin. Staphylococcus aureus usually ferments mannitol and hemolyzes red blood cells. So ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये ferment करता है mannitol को और hemolyze करता है red blood cells को. Hemolysis of red blood cells by hemolysins is the source of iron required for growth of this particular bacteria. Ferric form में चाहिए होता है, आपको याद होगा, मैंने आपको previously बताया था. 90% of the Staphylococcus aureus strains contain plasmids that encode beta-lactamase that degrades many penicillin. इम्पॉर्टेंट इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है, जो जो बातें मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। Protein A is the major protein in the cell wall. It binds to the Fc portion of IgG at the complement binding site, thereby preventing the activation of complement. Okay, we can skip this as well. C3b is not produced, and the opsonization and phagocytosis of the organisms are greatly reduced. So ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। C3b हम बार बार पढ़ रहे हैं कि C3b का फंक्शन क्या है? ऑप्सनाइजेशन। तो C3b जो है नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा होता, जिसकी वजह से ऑप्सनाइजेशन रिड्यूस हो जाती है। Teichoic acids mediate the adherence of Staphylococcus to mucosal cells. Peptidoglycan of Staphylococcus aureus has endotoxin-like properties.
i.e. it can stimulate macrophages to produce cytokines and can activate the complement. So जो Staphylococcus aureus है उसका जो है उसके पास जो है एंटीटॉक्सिन नहीं है, लेकिन उसकी जैसी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि वो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करवा सकता है कि वो साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करे और साइटोकाइंस अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट को प्रोड्यूस करे। नोज इज द मेन साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होनी चाहिए कि स्टेप्टोकोकस ओरियस की कोलोनाइजेशन नोज में होती है। स्किन ऑफ हॉस्पिटल पर्सन एंड पेशेंट इज ऑल्सो अ कॉमन साइट ऑफ स्टेप्टोकोकस कोलोनाइजेशन। हैंड कॉन्टैक्ट से जो है ये ज्यादातर ट्रांसमिट होता है। फिर Staphylococcus aureus is also found in the vagina of approximately 50% of the women and causes disease both by producing toxins and by inducing inflammation. So अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो आई नंबर 1 इन्वेजन इन्फ्लेमेशन से और नंबर 2 टॉक्सिन प्रोडक्शन से। सो ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकता है और ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करवा सकता है। तो स्टेप्टोकोकस ऑरियस दोनों तरीकों से जो है वो स्प्रेड हो सकता है। एब्सिसिस अंडरगो सेंट्रल नेक्रोसिस, इट प्रोड्यूसेस एक्सोटॉक्सिन्स, एंटीरोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन है जिसमें ये एंटीरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड एक्सफोलाइटिन। एंटीरोटॉक्सिन causes food poisoning which causes vomiting and watery non-bloody diarrhea। तो एंटीरोटॉक्सिन जो है वो एक्सोटॉक्सिन की कैटेगरी है जो कि फूड पॉइजनिंग करवाता है और इससे वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया हो जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन causes toxic shock in tampon using menstruating women और एक्सफोलिटिन causes scalded skin जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्टोकोकस ऑरियस की मैनिफेस्टेशन के, ये बच्चों में जो है वो स्केल्डेड स्किन जो है वो बच्चों में नजर आ रही होती है। Alpha toxin causes marked necrosis of the skin and hemolysis, red blood cells का हो रहा होता है। The cytotoxic effect of alpha toxin Staphylococcus aureus के पास होता है जो कि necrosis करवाता है और hemolysis करवाता है। Cytotoxic effect इसका क्या है? It is attributed to the formation of holes in the cell membrane. फिर PV leukocidin is a pore-forming toxin, another toxin of Staphylococcus aureus. It kills the cell, especially white blood cells, by damaging the cell membrane. तो PV leukocidin क्या कर रहा है? White blood cells को मार रहा है। Coagulase क्या कर रहा है? कॉगुलेस की अभी हम पूरी एक्टिविटी पढ़ के आ चुके हैं ऊपर। टू कॉगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकॉक्सी कॉज पेयोजेनिक इन्फेक्शंस, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर पेयोजेनिक पस प्रोड्यूसिंग एंड टॉक्सिन मीडिएटेड, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन भी करवा रहा है और ये टॉक्सिन से भी जो है वो पैथोजेनेसिस क्रिएट करवाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें देखें, आपको कैटलेस पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम डिस्टिंग कैसे करते हैं कि ये कॉगुलेस प्रोड्यूस करवाता है। कॉगुलेस हमें क्यों चाहिए होता है? अच्छा, कैटलेस फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों चाहिए होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करवाने के लिए। कॉगुलेस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाता है। पीवी ल्यूकोसाइडिन का टॉक्सिन क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। C3b की ऑप्सोनाइजेशन स्टेप्टोकोकस में नहीं हो रही होती है। उसके बाद आपको जो है ये पता होना चाहिए कि बच्चों में स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम हो रहा होता है। ट्रांसमिशन नोज में कॉलोनाइजेशन होती है और जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं उनकी स्किन में कॉलोनाइजेशन हो रही होती है, वजाइना में प्रेजेंट होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में हो सकता है। और एंटीरोटॉक्सिन जो है वो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करवा सकता है जिसकी वजह से नॉन यानी नॉन ब्लडी डायरिया वाटरी किस्म का हो सकता है। और ये जो है वो दोनों तरीके से इन्फेक्शन क्रिएट करवाता है, टॉक्सिन से भी और पायोजेनिक से भी। सो अल्फा टॉक्सिन क्या करता है? हेमोलिसिस करवाता है। पीवी ल्यूकोसाइडिन टॉक्सिन क्या करवाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को मारता है। कॉगुलेस नेगेटिव टू कॉगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकॉक्सी कॉज पायोजेनिक इन्फेक्शंस, और इम्पॉर्टेंट जो है वो दोनों ही हैं कि वो इन्फ्लेमेशन भी करवाते हैं और टॉक्सिन मीडिएटेड भी होते हैं। सेप्टिसीमिया सेप्सिस कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी लोकलाइज लीजन स्पेशली फोन इन्फेक्शन। Abscess can occur in any organ when Staphylococcus aureus circulates in the bloodstream. So अगर बैक्टीरिया जो है वो ब्लड स्ट्रीम में है तो बैक्टीरीमिया है, और सेप्टिसीमिया सेप्सिस है जो कि कहीं से भी आ सकता है, लोकलाइज लीजन से आ सकता है। सो बैक्टीरीमिया और सेप्टिसीमिया आपको पता होना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर एंडोकार्डियाइटिस जो है वो हमने पढ़ा था पिछले सिस्टमिक उसमें कि एंडोकार्डियाइटिस जो है वो आपके हार्ट वेल्व्स का प्रॉब्लम है। एंडोकार्डियाइटिस में अकर ऑन नॉर्मल और प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स, स्पेशली राइट साइडेड एंडोकार्डियाइटिस। तो ये पायोजेनिक है, हार्ट वेल्व्स का इशू क्रिएट करवाता है। बैक्टीरियमिया क्या है कि वो बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस ऑरियस आपके ब्लड स्ट्रीम में है। सेप्टिसीमिया कहीं लोकलाइज लीजन से जो है ये आ सकता है। स्टेफिलोकोकस जो है वो फूड पॉइजनिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन।
टॉक्सिक शॉक जो है वो हमने अभी पढ़ा कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में होता है, इसमें फीवर और हाइपोटेंशन होता है। स्केल्टेड स्किन आपको पता होनी चाहिए, टॉक्सिन मीडिएटेड है, फीवर हो जाता है, लाल बुले हो जाते हैं, बच्चों में होता है ये यूजुअली। फिर कवास्की डिजीज इज वेस्कुलाइटिस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर ऑफ एटलीस्ट 5 days ड्यूरेशन। तो ये मल्टीपल डिजीजेज हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं स्ट्रेप्टोकोकस की। बायलेटरल नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। Lesions of the lip, ये बहुत important है। Lesions of the lip and oral mucosa, example strawberry tongue, edema of the lips and erythema of the oropharynx। ये जो है हो सकता है Staphylococcus aureus से। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको स्ट्रॉबेरी टंग, एडिमा ऑफ लिप्स और इरिथमा ऑफ ओरोफेरिंक्स हो सकता है। अच्छा, फिर आ जाए स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइटिस और सेप्रोफिटिकाइटिस। ये दोनों जो हैं वो कॉगुलेस नेगेटिव हैं। सो दी बोथ ऑफ दीज आर कॉगुलेस नेगेटिव। स्टेफ्लोकोकस ओरियस में कॉगुलेस था, इसमें कॉगुलेस नहीं है। बोथ ऑफ दीज आर कॉगुलेस नेगेटिव। एपिडर्माइटिस का जो है, it is a part of normal human flora on the skin of mucous membrane and it enters the blood stream। बैक्टीरिया करवाता है और उसके बाद जो है ये क्लियरली स्प्रेड कर जाता है। दूसरा वाला जो है स्फेरोफाइटिकस, इट कॉजेज द यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नो इज एपिडर्माइटिस का, कि नॉर्मल फ्लोरा बनाता है और ये इसमें क्योंकि हमने इतनी डिस्कशन की है तो ये आपको बताना चाहिए पूरी। जिसमें जो जो बातें आपकी डिस्कशन का पार्ट थी वो आपको याद होनी चाहिए फॉर स्टेप्टोकोकस ऑरियस। और आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें से कॉगुलेस पॉजिटिव और कॉगुलेस नेगेटिव क्या था और कॉगुलेस की क्या एक्टिविटी है। फिर आज लैब में कैसे जो है वो हम इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर रन करते हैं। मैनिटोल सॉल्ट एगार इज अ कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग डिवाइस, क्योंकि आपको अभी पता था कि ये मैनिटोल को फॉर्मेंट करता है। मैनिटोल सॉल्ट एगार इज अ कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग डिवाइस फॉर स्टेप्टोकोकस ओरियस। कल्चर ऑफ स्टेप्टोकोकस ओरियस टिपिकली यील्ड्स गोल्डन येलो कॉलोनीज। अगर स्टेप्टोकोकस ओरियस है तो येलो गोल्डन कॉलोनीज आएंगी, दैट आर यूजुअली बीटा हेमोलिटिक। और कॉगुलेस नेगेटिव यानी जो बाकी दो स्टेफ्लोकॉक्सीज थी, दे विल ईट बाइल्ड कॉलोनीज, नॉन हिमोलाइटिक। स्टेफ्लोकोकस ओरियस की येलो कॉलोनी होगी, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। नहीं, मेरे पास पिक्चर शायद नहीं है। हाँ, पिक्चर नहीं है, वरना आई थिंक मेरे पास है, मैंने कहीं डाली तो थी इसकी पिक्चर। वेट, नहीं है। ओके, सो येलो कॉलोनी जो होगी वो स्टेफ्लोकोकस ओरियस की होती है और जो वाइट कॉलोनी है वो कॉगुलेस नेगेटिव की होती है। um, इसके बाद ये कॉगुलेस का टेस्ट है विच यू नीड टू नो। कॉगुलेस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव किस में होता है, ऑरियस में होता है। जिसमें कॉगुलेस की अपीयरेंस नहीं होती तो वो जो है वो कॉगुलेस नेगेटिव होता है। एपिडर्माइटिस जो है वो ऑन टॉप है कॉगुलेस नेगेटिव में। तो ये कॉगुलेस टेस्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कॉगुलेस करता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। स्टेफ्लोकोकस ओरियस से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में। फूड पॉइजनिंग हो सकती है एंटीरोटॉक्सिन की वजह से। नॉन ब्लडी जो है वो वाटरी डायरिया हो जाता है। बायोजेनिक में स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं और एंडोकार्डियाइटिस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बेसिक बेसिक सी आपको बतानी चाहिए। फिर आज Streptococcus pyogenes group A Streptococcus is the leading bacterial cause of pharyngitis, impetigo, rheumatic fever, and acute glomerulonephritis. Streptococcus A galaxate, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकॉकस एक ग्रुप ए है जो पायोजेंस का है। वो क्या कर रहा है, फेरेंजाइटिस करवा रहा है, इम्पेडिगो और रियोमेटिक फीवर करवा रहा है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का क्या करवा रहा है, न्यूनेटल सेप्सिस करवा रहा है और मेनिंजाइटिस भी करवा रहे हैं न्यूनेट्स में। एंटीरोकोकस फेशियालिस कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड एंडोकार्डियाइटिस, अगेन जो हार्ट का वेल्स का मसला हो जाता है। Weydens group streptococci are the most common cause of endocarditis. This is your MCQ का क्वेश्चन कि सबसे कॉमन कॉज कौन है एंडोकार्डियाइटिस का। तो यू नीड टू रिमेम्बर कि स्ट्रेप्टोकॉक्सी का एक ग्रुप है वेडेंस जो कि एंडोकार्डियाइटिस करा रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव चेन्स, ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी अरेंज इन चेन्स, कैटलेस नेगेटिव। ओके, सो पायोजेंस के लिए यू नीड टू रिमेम्बर फेरेंजाइटिस, इम्पेडिगो और रियोमेटिक फीवर। स्ट्रेप्टोकॉकस ग्रुप बी के लिए यू नीड टू रिमेम्बर न्यूनेटल सेप्सिस। एंटीरो अच्छा, वेडेंस के लिए आप याद कर लीजिएगा एंडोकार्डियाइटिस को। अच्छा जी, ओके।
ऑल राइट, सो ये आपका अल्फा हिमोलिसिस एंड बीटा हिमोलिसिस है ऑन योर ब्लड एगार। ये जो है वो आपका हिमोलिटिक कॉलोनी है। इसमें प्रॉबेबली वेडिन्स का ग्रुप है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि एंडोकार्डियाइटिस जो है वो करवाता है। और दूसरा बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का है। Alpha hemolytic streptococci form a green zone around their colonies as a result of incomplete lysis of red blood cells in the agar. Or the green color is formed when hydrogen peroxide produced by the bacteria oxidizes hemoglobin red color to biliverdin. सो आपको याद होना चाहिए कि अल्फा हेमोलिसिस के ये जो है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियरली आपको शायद नजर ना हो, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आएगा। इसके अराउंड आपको एक ग्रीन कलर की जो है वो जोन नजर आती है। वो ग्रीन कलर की जोन क्या इंडिकेट करती है कि इसमें जो है वो इनकम्प्लीट लाइसिस हुआ है रेड ब्लड सेल्स का। और ये ग्रीन कलर इसलिए बना है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था उसने हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर दिया इनटू बिलीवर्डिन। where beta hemolytic streptococci form a clear zone around their colonies because complete lysis of the red cells occurs. Beta hemolysis is due to the production of enzymes hemolysis called streptolysins O and streptolysins S. तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बीटा हेमोलिटिक के लिए जस्ट रिमेंबर फैक्ट कि इसमें कंप्लीट लाइसिस होता है रेड ब्लड सेल्स का, और अल्फा हेमोलिटिक में इनकम्प्लीट लाइसिस होता है और उसमें आपको ग्रीन कलर का जो है उसका जोन नजर आ रहा होता है, विच शोज के हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया इनटू बिलीवर्डिन। बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकॉक्सी has C carbohydrate that determines the group of beta hemolytic streptococci. It is located in the cell wall. So beta hemolytic streptococci के पास C carbohydrate है that determines the group of beta hemolytic streptococci. M protein is the most important virulence factor and determines the type of group A B hemolytic streptococci. Streptococci are a part of normal flora. Another important thing in human throat, skin and intestines that produce disease when they gain access to tissues or blood. So normally अगर ये आपके इन regions में मौजूद हैं तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है unless ये आपकी blood stream में enter हो जाते हैं। Weddens जिसकी वजह से आपको endocarditis होता है and S pneumonia are found chiefly in the oropharynx. S pyogen is found in the skin and in the oropharynx in small numbers. अच्छा, इतना सारा तो आपको जो है वो उतना नहीं पूछा जाएगा। जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ ना, दे आर मोर इम्पोर्टेंट, तो एटलीस्ट ये वाली चीज़ है जो है वो आप देख लेना। एंटीरोकॉक्सी भी आसान से एंटेरिक सिस्टम में आपके मौजूद होता है कोलॉन के अंदर। बाकी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉक्सी पायोजेंस वाले दे कॉज डिजीज बाय थ्री मैकेनिज्म्स। सो स्ट्रेप्टोकॉक्सी का ग्रुप ए क्या है, पायोजेंस वाला है, और वो कैसे अपना जो है वो डिजीज का पैथोजेनेसिस करवाते हैं वाया पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन से, और इम्यूनोलॉजिकल। इस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकॉक्सी प्रोड्यूस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एंजाइम्स। नंबर वन, हेलो, जो आपका हेलोरॉनिक एसिड को डिग्रेड करने के लिए उसके पास जो है उसका एंजाइम होता है। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्टिवेट्स प्लाज्मिनोजन टू फॉर्म प्लाज्मिन, और फिर डीएनए जो कि डीएनए को डिग्रेड करता है। सो इसके पास थ्री इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं हेलोरॉनिक एसिड को डिग्रेड करने के लिए, प्लाज्मिन बनाने के लिए, और डीएनए को डिग्रेड करने के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू नो नीड टू नो। इसके 5 इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन्स एंड हिमोलाइजेंस जो ग्रुप ए के होते हैं। इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन यानी स्ट्रेप्टोकॉकस के, क्योंकि पायोजेंस के 3 तरीके थे, राइट? तो 3 तरीकों में यू नीड टू नो द नेम के कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं क्या क्या पार्ट को कौन सी चीज़ को डिग्रेड करवा रहे हैं, क्या कितने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। 5 टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन कॉज द रैश ऑफ स्कारलेट फीवर। Streptolysin O is a hemolysin that causes beta hemolysis only when colonies grow under the surface of blood agar plate. तो एक erythrogenic toxin, एक streptolysin O, where streptolysin S is a hemolysin that causes beta hemolysis when colonies grow on the surface of a blood agar plate. फिर आपका है pyrogenic exotoxin A. It is a toxin responsible for the most cases of streptococcal toxic shock syndrome. For exotoxin B, it is a protease that rapidly destroys the tissue. तो एटलीस्ट अगर 5 भी नहीं याद होते तो एटलीस्ट 3 ही याद कर लो कि स्ट्रेप्टोकोकस के क्या क्या जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं। इरिथ्रोजेनिक है,
रैश करवा रहा है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, हेमोलाइसिन करवा रहा है, किसका करवा रहा है, बीटा हेमोलिसिस का करवा रहा है। कब करवाता है, जब वो कॉलोनीज जो है वो ब्लड एगार प्लेट पर होती हैं। फिर स्ट्रेप्टोलाइसिन एस भी हेमोलाइसिन करवाता है, हेमोलाइसिन है, जो कि बीटा हेमोलाइसिस करवाता है, वो भी कब करवाता है, जब ब्लड एगार प्लेट पर हो। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन याद कर लो। Asparagine causes pyogenic diseases such as pharyngitis and cellulitis. Asparagine causes toxigenic diseases such as scarlet fever and toxic shock syndrome. आई नो थोड़ा सा जो है ये बोरिंग सा है और इसमें इतने नाम हैं, तो बट आई थिंक इवेंचुअली इसका बैठ के रट्टा ही लगाना है। लेकिन द गुड थिंग इज दैट यू वोंट हैव टू रीड लेविंसन, राइट? आप इसी से बस जितना इसमें लिखा हुआ स्लाइड्स में वही कर लो, दैट इज लाइक मोर देन इनफ। पूरा रिव्यू किया हुआ लेविंसन का इसमें हमने। एस्पाइरिन कॉज इम्यूनोलॉजिकल डिजीज सच एज र्यूमेटिक फीवर, और र्यूमेटिक फीवर अल्टीमेटली क्या करता है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करवा देता है। Group A streptococci pyogens also cause endometritis of a serious infection of pregnant women and sepsis. Group B streptococci cause neonatal sepsis and meningitis, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। ग्रुप ए का भी याद कर लो, ग्रुप बी का भी याद कर लो, न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस वेरिएंट्स की वजह से जो है वो वेरिएंट्स की वजह से एक तो एंडोकार्डियाइटिस हो सकता है, लेकिन वेरिएंट्स स्ट्रेप्टोकॉक्सी एंटर द ब्लड स्ट्रीम, अगर ये आ जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में तो बैक्टीरियमिया हो जाएगा फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स, क्योंकि ओरिजिनली रिजाइड ओरोफेरिंग्स में करते हैं, लेकिन डैमेज कब करेंगे, जब ब्लड्स में आ जाएंगे, ब्लड सिस्टम में, टिपिकली आफ्टर डेंटल सर्जरी। तो ये प्रीवियस स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है किसकी वजह से जो आप इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो ये आपको इस पर मार्क करना होगा, वेरिएंट्स स्ट्रेप्टोकॉक्सी ओरोफेरिंग्स के बाद ये डेंटल सर्जरी के बाद ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंट्री आ सकती है। वेरिएंट्स स्ट्रेप्टोकॉक्सी आल्सो कॉज ब्रेन एब्सेस। एंटेरियोकॉक्सी कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कोलन में मौजूद होता है। फिर इसका लैब में ग्राम स्टेन स्मीयर्स आर यूज्ड इन स्ट्रेप्टोकोकल pharyngitis. Cultures of swabs from the pairing show small translucent beta hemolytic colonies. Beta hemolytic है तो इसका मतलब है कि complete lysis हो चुका है red blood cells का. If inhibited, they're likely to be group A streptococci. Where group streptococci form A alpha hemolytic colonies on blood agar, यानी इसके अराउंड ग्रीन कलर की आपको चीज नजर आएगी, ग्रीन रिम नजर आएगी, क्योंकि वो बिलीवर्डन में कन्वर्ट हो गया। तो वर्डन ग्रुप का आपको याद होना चाहिए कि ये डेंटल सर्जरी के बाद आता है, ओरोफेरिंग्स में रिजाइड करता है, नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन बैक्टीरियमिया हो सकता है। बैक्टीरियमिया कैसे हो सकता है, डेंटल सर्जरी से हो सकता है। और फिर इसको अगर हम ब्लड एगार में चेक करेंगे लैब के थ्रू, तो ये अपने अराउंड ग्रीन रिम बना लेगा। Serological टेस्ट क्या हो सकते हैं, टाइटर्स ऑफ एंटी डीएनएस बी आर हाई इन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन। देखो ग्रुप बी करवा रहा था न्यूनेटल न्यूनेट्स में जो है वो आपका मेनिंजाइटिस और सेप्सिस करवा रहा था। ए जो है वो आपके स्किन इन्फेक्शंस करवा रहा है। फेरेंजाइटिस जैसे आप देख सकते हैं, ये फेरेंजाइटिस हुआ हुआ है, सेलुलाइटिस हुआ हुआ है, और ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हो गए। फिर आज जो निजेरिया पे, निजेरिया की हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक गोनोरिया करवाता है, एक मेनिंजाइटिस करवाता है। ग्राम नेगेटिव कॉक्सी है तो इसका मतलब है कि थिन पेप्टिडोग्लाइकिन है और टेकोइक एसिड मिसिंग है इसके अंदर। मेनिंजाइटिस जो है वो पायोजेनिक टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस से काम करता है और मेनिंजाइटिस क्रिएट करवाता है या मेनिंजोकॉक्सीमिया करवाता है। गोनोरिया गोनोरिया करवाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कंजक्टाइविस करवाता है। फिर इट इज़ अ प्रोमिनेंट पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, और प्रॉपर्टीज ऑफ कैप्सूल आपको पता होनी चाहिए कि विरुलेंस को इन्हेंस करवाता है, जो इसमें भी कैप्सूल मौजूद होती है वो विरुलेंस को हमेशा इंक्रीज करवाता है। इट इज द एंटीजन दैट डिफाइंस द serological groups and is the antigen detected in the spinal fluids of patients with meningitis. तो कैप्सूल का फायदा क्या होता है कि एक तो विरुलेंस को इंक्रीज करवा रहा है, फिर ये जो है इसको स्पाइनल फ्लूइड ऑफ पेशेंट्स, यानी जिनको मेनिंजाइटिस हुआ होता है तो उनके स्पाइनल फ्लूइड को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब निजेरिया के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो मैंने कॉग्लेस का बताया था अभी ऊपर, कॉग्लेस पॉजिटिव जो है वो स्टेप्टोकोकस ऑरियस होता है, ठीक है, और बाकी उसकी एपिडर्माइटिस वाला और जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव है। तो कॉग्लेस का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीडेज का टेस्ट। N. gonorrhea, Neisseria gonorrhea, has no polysaccharide capsule. It contains endotoxin in their outer membrane. Neisseria are oxidative positive. तो ये हमेशा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे, तो हमेशा एक पर्पलिश या ब्लूइश कलर, पर्पलिश या ब्लूइश दोनों याद रखना कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब है कि ये निजेरिया को कन्फर्म कर रहा है, और अगर कुछ येलोइश गोल्डन है तो वो ऑक्सीडेज नेगेटिव है।
Humans are the only natural host for meningococci. The organisms are transmitted by airborne droplets. They colonize the membranes of the nasopharynx. तो यहाँ पे ये पे कहाँ पे मौजूद है नेसोफेरिक्स में मौजूद है वर्डियंस कहाँ पे था ओरोफेरिंक्स में था स्टेफिलोकोकस ओरियस नोज में था so carriers are usually asymptomatic from the nasopharynx. The organisms can enter the bloodstream. Meningococci have three important virulence factors. एक तो इसकी कैप्सूल है जो कि virulence को डिटरमाइन करती है दूसरा एंडोटॉक्सिन है एंडोटॉक्सिन फीवर और शॉक करवाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए आईजीए प्रोटीएज जो है वो इट हेल्प्स द बैक्टीरिया अटैच टू द मेम्ब्रेन्स बाय डिस्ट्रॉइंग आईजीए आईजीए को डिग्रेड करता है ये निजेरिया की क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग है वाटर हाउस फ्रिस्ट्रन सिंड्रोम कहते हैं इसको विच इज कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर शॉक एंड बैक्टीरिया क्योंकि ये नेसोफेरिंग से अगर ब्लड स्ट्रीम में आए तो बैक्टीरिया क्रिएट करवाएगा लैब फाइंडिंग्स में इसका स्मेयर एंड कल्चर ऑफ ब्लड एंड स्पाइनल फ्लूइड सैंपल्स कर सकते हैं क्लोज पेस्ट ऑन चॉकलेट एगार ये पता होना चाहिए कि निजेरिया एक तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है दूसरा चॉकलेट एगार पे ग्रो करता है मेनिंजोकॉक्सी फर्मेंट माल्टोस पीछे जो हमने पढ़ा था वो मैनिटोल को करता था ये पाल्टोस को करता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इस पे जो है वो किया जा सकता है निजेरिया गोनोरिया कॉज डिजीज ओनली इन ह्यूमंस ट्रांसमिटेड सेक्सुअली फिलाई इसका विरुलेंस फैक्टर होता है इन सेल वॉल आर एंडोटॉक्सिन इसका जो एंडोटॉक्सिन है वो है लिपो ओलिगोसेक्राइड एलओएस एंड द आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन फिर gonococcus have no capsules. Gonococcus infect primarily the mucosal surfaces, example urethra and vagina. Resistance to being killed by antibodies and complement. Clinical findings here urethritis accompanied by dysuria and purulent discharge. एपिडाइमाइटिस वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है और लैब फाइंडिंग्स में ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर ऑफ द डिस्चार्ज कर सकते हैं टू फाइंड इट आउट चॉकलेट एगार में गोनोरिया को जो है वो निजेरिया को जो है वो ग्रो करवाया जाता है और फिर बेसिलस स्पीशीज में हमारे पास हैं बेसिलस एंथ्रेक्स और बेसिलस सीरस एंथ्रेक्स जो होता है ना चलो आगे करते हैं एक सीरस फूड पॉइजनिंग करवाता है और एंथ्राइसिस जो है वो एंथ्रेक्स करवाता है ये Bacillus anthracis cause anthrax. Human disease occur in three main forms: cutaneous, pulmonary, and GIT. Anthracis is a large gram-positive rod with square ends. Pathogenesis is based primarily on the production of exotoxin, anthrax toxin. Two exotoxins, edema factor and lethal factor, each consist of again वही वाले A and B subunit configuration. A active है, B जो है वो binding subunit है. A active subunit has high enzymatic activity because active है तो obviously इसके पास activity ज़्यादा होगी B binding subunit है edema factor causes an increase in intracellular concentration of cyclic AMP lethal factor is a protease that cleaves the phosphokinase it inhibits the cell growth so edema factor क्या कर रहा है ये जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे एएमपी की और लीथल फैक्टर क्या कर रहे हैं सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स अच्छा इसको करने का ये तरीका ही होगा कि आप जो है एक दिन में जो है ना एटलीस्ट एक स्पीशी या एक दिन में एटलीस्ट 3 स्पीशीज को कवर कर लें बिकॉज ये इतना सारा है दैट यू कैन नॉट जस्ट सिट वन डे और आप कहें कि मैं सारा एक दिन में कर लूंगी आपको जो है ना इसको टाइम दे दे के करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसको टाइम लगेगा चीज़ों को आपको डिटेन करने में सारी इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं कि पेनलेस अल्सर होता है ब्लैक इशार होता है लोकल एडेमा होता है क्योंकि एडेमा फैक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा है और जीआईटी में जीआईटी एंथ्रेक्स अगर हुआ है तो फिर वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो सकता है फिर बेसिलस का आप फाइंडिंग्स ऐसे कर सकते हैं स्मेयर्स में आपको लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नजर आएंगी नॉन हिमोलाइटिक कॉलोनीज फॉर्म ऑन ब्लड एगार एरोबिकली डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किया जा सकता है सेरोलॉजिकल टेस्ट किया जा सकता है बीटा सीरियस कॉजेज फूड पॉइजनिंग क्योंकि फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड एंटेरिक में काम करते हैं स्पोर्स ऑन ग्रेन सच एज राइस सर्वाइव स्टीमिंग एंड रैपिड फ्राइंग स्पोर्स जर्मिनेट व्हेन राइस इज केप्ट वार्म फॉर मेनी आवर्स और पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है सीरियस का जीआईटी है Beta Ceres produces two enterotoxins. Mode of action is of one of the enterotoxin is the same as that of cholera toxin. Mode of action of the other enterotoxin resemble that of staphylococcal enterotoxin. क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर सीरियस है तो ऑब्वियसली नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन और नॉन ब्लडी डायरिया हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम पर आ जाए टेटनी और डिफिकल्टी दो स्पीशीज जो आपको पता होनी चाहिए एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं सी टेटनी सी टेटन्स करवाएगा स्पोर्स आर वाइड स्प्रेड इन सॉइल
पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो यूजुअली अगर कोई वुंड है तो वहां से जो है वो एंटर हो जाएगा, क्योंकि सॉइल में मौजूद होता है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इज फेवर्ड बाय नेक्रोटिक टिश्यू एंड ब्लड सप्लाई वुंड इन द एंड पुअर ब्लड सप्लाई इन द वुंड। Tetanus toxin is an exotoxin. It is carried intra-axonally to the central nervous system and binds to the ganglioside receptor and blocks the release of inhibitory mediators GABA at spinal synapses. ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये जो है वो आपके ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करवा देता है। फिर क्लॉस्ट्रीडियम में स्ट्रॉन्ग मसल स्पेजम्स होते हैं, ट्रिस्मस हो जाता है, जॉ लॉक हो जाता है। और लैब फाइंडिंग्स क्या हैं कि आपको ये सी टैटनी जो है वो एक टर्मिनल स्पोर बनाएगा, और इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि टेनिस की तरह टेनिस रैकेट अपीयरेंस इसकी होती है क्लॉस्ट्रीडियम की, टैटनी की। फिर क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल्ट कॉजेज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ऑर्गेनिज्म इज कैरिड इन जीआईटी, और इसकी ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल रूट है। For antibiotics suppress drug-sensitive members of the normal flora. C. Difficult then multiplies and produces exotoxins A and B. Main effect of exotoxin B, in particular, is to cause depolymerization of actin, resulting in a loss of cytoskeletal integrity, apoptosis, and death of enterocytes. Diarrhea हो सकता है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपको स्टूल में मिल जाएंगे स्टूल एग्जामिनेशन पर। फीवर, एब्डोमिनल पेन जो है वो उसका हो सकता है। और फिर लैब फाइंडिंग्स आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, एलिसा करेंगे। एलिसा यूजिंग नोन एंटीबॉडी टू द एक्सोटॉक्सिन्स। एलिसा टेस्ट आर रैपिड बट आर लेस सेंसिटिव देन द साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट। साइटोटॉक्सिसिटी टेस्ट ह्यूमन cells in culture are exposed to the exotoxin in the stool filtrate. साइटोटॉक्सिसिटी में क्या करते हैं कि ह्यूमन सेल्स को आप कल्चर में डालते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं टू एक्सोटॉक्सिन इन द स्टूल फिल्ट्रेट, और आप फिर सेल्स की डेथ को ऑब्जर्व करते हैं, और या फिर आप पीसीआर कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाए डिप्थेरी। डिप्थेरिया जो है वो होता है ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की वजह से, क्लब शेप्ड है। ह्यूमंस इसके जो है वो नेचुरल होस्ट हैं, टॉक्सीजेनिक है, नॉन टॉक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये एग्जिस्ट करता है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से ही ट्रांसमिट होता है। इसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इन्फेक्ट्स द स्किन एट द साइट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग स्किन लीजन। Exotoxin production and invasiveness is necessary. Diphtheria toxins inhibit protein synthesis and binding B domain mediates binding of the toxin to the glycoprotein receptor on the cell membrane. इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं? इट इज़ अडेरेंस टू मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स, नर्व वीकनेस और पैरालिसिस हो सकता है, मायोकार्डियाटिस हो सकता है। पीसीआर ऐसे करें अगर आपने लैब में इसको फाइंड आउट करना है, या थ्रोट स्वैब भी लिया जा सकता है। Active A domain possesses enzymatic activity. Local inflammation in the throat is seen that forms a tough and gray pseudomembrane. फिर आ जाए E. coli पे। E. coli is a common cause of urinary tract infection. ग्राम नेगेटिव रॉड है, सेप्सिस करवाता है। फैकल्टेटिव एनारोब है कि ऑक्सीजन है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। लैक्टोज को फर्मेंट करता है। पेशेंट्स ओन कोलोनिक फ्लोरा कोलोनाइजेस द यूरोजेनाइटल एरिया, क्योंकि इसकी वजह से यूटीआईज बहुत ज़्यादा होते हैं। अडेरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द सेल्स ऑफ द जिजुनम एंड इलियम बाइफिलाई। बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है एंटीरोटॉक्सिन्स। डायरिया होता है इसकी वजह से। डायरिया जो है वो नॉन ब्लडी होता है, लेकिन ई कॉली का एक स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। और इसकी वजह से नियोनेट्स में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। लैब फाइंडिंग्स आप कैसे करेंगे, ब्लड एगार में इसको ग्रो करवाएं और ये पिंक कॉलोनीज अपना बनाएगा। सैल्मोनेला जो है वो अगेन आपके एंटेरिक सिस्टम से रिलेटेड है। सेप्टिसीमिया विद मेटास्टेटिक इन्फेक्शन सच एज ऑस्टियोमाइलिटिस। ग्राम नेगेटिव रॉड है, लैक्टोज को फॉर्मेट नहीं करता, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है। और एंटेरिक फीवर सेप्टिसीमिया इसके फीचर्स हैं। Enterocolitis is invasion of the epithelial and subepithelial tissue of the small and large intestines. Ingestion of food and food water contaminated by human and animal waste, ये जो है ऐसे ही ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये हैं कि इसमें नोजिया वॉमिटिंग होती है, फिर प्रोग्रेस करता है टू एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। स्टूल कल्चर्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं। और सैल्मोनेला को जो है वो मैकॉन की या ईएमबी एगार पे चेक किया जा सकता है। फिर विब्रियो कॉलेरा कॉलेरा कॉज करवाता है। यूजुअली जो है इसका शेप पूछा जाता है कॉलेरा का, विब्रियो कॉलेरा, तो ये कॉमा शेप्ड होता है। और कि ऐसे हो सकता है कि अगर आपने एक रॉ खाना खा लिया है, गंदा पानी पी लिया, ग्राम नेगेटिव रॉड है, यूजुअली फीकल कंटामिनेशन वाला पानी आपने पी लिया है। कॉलोनाइजेशन इसकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पे ये एंटीरोटॉक्सिन रिलीज करता है।
वो एंटीरोटॉक्सिन वाइब्रेट करता है, फिर मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, बहुत सारे एंटीरोटॉक्सिन बन जाते हैं, और उस एंटीरोटॉक्सिन जो विब्रियो कॉलेरा का होता है उसको हम कॉलेराजिन कहते हैं, कॉलेरा का टॉक्सिन। वो भी अगेन ए सब यूनिट और बी सब यूनिट से कंसिस्ट करता है। ए एक्टिव होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाई होती है, बी जो है वो बाइंडिंग होता है, बाइंड करता है, मॉर्बिडिटी हो सकती है या डेथ हो सकती है। अगर आप मतलब बहुत सिंपल सा होता है इसका ट्रीटमेंट, के ओआरएस का ट्रीटमेंट दें, ग्लूकोज आपके उसको जो है ग्लूकोज का ट्रीटमेंट करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हाइपोकलीमिया होगा और डिहाइड्रेशन से बंदा मर सकता है। विब्रियो में वाटरी डायरिया हो रहा होता है, और उसकी लैब फाइंडिंग कैसे होती है? कल्चर ऑफ डायरिया स्टूल कंटेनिंग विब्रियो कॉलोरेस विल शो कलरलेस कॉलोनीज ऑन मैकॉन की। तो उसकी आपको मिलेंगी कलरलेस कॉलोनीज मैकॉन की एगार पे। कैम्फिलोबैक्टर सी जिजनी इज अ फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ एंटीरोकोलाइटिस। कोलाइटिस आप याद करें, हमने जो है वो पढ़ा था। कोलाइटिस इसका जो ये बैक्टीरिया है वो कर्व्ड है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, कॉमा या एस शेप का होता है, माइक्रो एरोफिलिक होता है, यानी बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को चाहिए होती है, फीकल ओरल रूट इसका ट्रांसमिशन है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं कि वाटरी है या फोल स्पेलिंग डायरिया होता है, ब्लडी स्टूल्स होते हैं, और बैक्टीरिया हो जाता है, यानी ये ब्लड स्ट्रीम एंटर हो जाता है। लैब फाइंडिंग्स कैसे कर सकते हैं? स्टूल स्पेसिमेन करें ऑन ब्लड एगार प्लेट। फिर आ जाए हेलिकोबैक्टर, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। इट कॉज गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर्स। इन्फेक्शन विद एच पिलरी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कर्व है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, स्ट्रॉन्गली यूरिएस पॉजिटिव है, सो दिस इज यूरिएस पॉजिटिव। गोनोरिया निजेरिया जो था वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव था। हेलिकोबैक्टर जो है वो यूरिएस पॉजिटिव है। और कॉगुलेस पॉजिटिव जो है वो आपका स्टेप्टोकोकस ओरियस था। तो ये जो जो टेस्ट मैंने आपको दिखाए हैं ना, एटलीस्ट वो तो आपको पता होने चाहिए। H. pylori attaches to mucus secreting cells of the gastric mucosa. Production of large amounts of ammonia from urea by the organisms urease. Damage to आपको क्या दिखेगा? Damage to the mucosa, because ये gastric mucosa पे जो है वो जाके अटैच कर लेगा। लैब फाइंडिंग्स क्या है? सीन ऑन ग्राम स्टेन स्पेयर्स ऑफ बायोप्सी स्पेसिमेंस एच पिलरी इज यूरिएस पॉजिटिव, और आपको पेशेंट के सीरम में आईजीजी एंटीबॉडी मिलेगी। फिर आ जाए बॉर्डिटेला। बॉर्डिटेला की वजह से जो है, ये मैंने शुरू में आपको बताया था जब नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट सेक्शन में, कि इसकी वजह से वूपिंग कफ हो सकती है। स्मॉल है, कॉक्सोबैसिलरी है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, पैथोजन ओनली फॉर ह्यूमंस, ट्रांसमिटेड बाय अगेन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। अटैच टू द सीलिएटेड एपिथेलियम ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डिक्रीज हो जाती है सेंसीलिया की एक्टिविटी, कंटेजियस डिजीज है। वूपिंग कफ इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है ब्रॉडेला की। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी किया जा सकता है इसके ऊपर। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के दो वैसे तो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एक होता है माइकोबैक्टीरियम बोवेस। जो ट्यूबरकुलोसिस है स्लोली ग्रो करता है, कल्चर्ड ऑन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, ऑब्लिगेट एरोब है, तो उसका मतलब है कि फॉर श्योर इसको ऑक्सीजन चाहिए, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय रेस्पिरेटरी एरोसोल। इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है? इसकी लंग होती है। और फिर माइक्रोबैक्टीरियम बोविस जो है वो भी ट्यूबरकुलोसिस करवाता है, बीसीजी की वैक्सीन भी लगती है बच्चों को, ताकि ट्यूबी ना हो। एंड एक्सोटॉक्सिन्स को ये प्रोड्यूस नहीं करता, मैक्रोफेजेस को जो है वो इन्फेक्ट करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है कि फीवर, फटीग, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस हो सकता है। और लैब फाइंडिंग्स में आप उसको जियल नीलसन से जो है वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आ जाए माइकोबैक्टीरियम लिप्रे पे। लिप्रोसी होती है, इसकी वजह से ग्रोज वेरी स्लोली, एक्वायर्ड बाय प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स विद लिप्रोमेटिस लिप्रोसी। रेप्लिकेट करता है इंट्रासेलुलरली। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स है लिप्रोसी, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूलर और प्लैक लाइक स्किन लीजन्स आपको नजर आ सकती हैं। मल्टीपल नोड्यूलर स्किन होती है, लीजन्स होती हैं। एसिड पास स्टेन कर सकते हैं, पीसीआर किया जा सकता है इसका। फिर आ जाए क्लस्बेला। ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन सोयल एंड वाटर। लार्ज पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, ग्राम नेगेटिव रॉड है। स्यूडोमोनास जो हैं वो सेप्सिस करवाते हैं, निमोनिया, यूटीआईज करवाते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ये भी स्ट्रिक्ट एरोब्स हैं। फॉर श्योर इनको ऑक्सीजन चाहिए। नॉन फर्मेंटर्स हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोलोनाइज करते हैं। एक्सोटॉक्सिन ए इनका टिश्यू नेक्रोसिस करवाता है, और ब्लू ग्रीन पिगमेंट ये प्रोड्यूस करते हैं, पियोसियानिन। बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं वो सेप्सिस करवाते हैं, एप्सिस करवाते हैं, एनारोबिक है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं। और इन्फेक्शन जो होते हैं वो उसके एंडोजेनस टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। फिर आ जाए प्रोटोजोअल डिजीज पे, हमारा बैक्टीरिया का सेक्शन खत्म हुआ, अब हम प्रोटोजोआ के ऊपर हैं। प्रोटोजोआ में जो है वो हमारा जो पहला है वो
Ant amoeba histolytica का है which causes ambic dysentery and liver abscess. लाइफ साइकिल इसकी क्या है? दो लाइफ साइकिल्स हैं, मोटाइल अमीबा है, ट्रोफोजाइट, या फिर नॉन मोटाइल सिस्ट है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एंट अमीबा के लिए कि इसकी लाइफ साइकिल्स क्या होती है. मोटाइल है, मोटाइल ट्रोफोजाइट है, नॉन मोटाइल क्या सिस्ट है. ट्रोफोजाइट जो कि मोटाइल है, इट इज फाउंड विद इन द इंटेस्टिनल लीजन्स. amoebic abscess of the liver. Pig cyst predominates in the non-diarrheal stools transmitted primarily by fecal oral route in contaminated food and water. Trophozoite जो कि मोटाइल वाले life cycle है इसकी, it invades the colonic epithelium and secretes enzyme that causes localized necrosis. अच्छा, और इसका जो सिस्ट है जो कि नॉन मोटाइल फॉर्म है वो आपके डायरियल स्टूल्स में होती है. सो अगेन अगर आप हाथ नहीं धो रहे हैं और आपका अंदर इसका सिस्ट मौजूद था तो वो वापस अगर आपने खाना खा लिया तो ये फीकल ओरल रूट से वापस ट्रांसमिट हो जाएगा. तो सिस्ट और ट्रोफोजाइट इसके एंड अमीबा के लाइफ साइकिल्स हैं. सिस्ट डायरियल स्टूल्स में हाथ धोएंगे तो सही है, नहीं धोएंगे तो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होगा. और फिर ट्रोफोजाइट क्या करते हैं, कोलोनिक एपिथेलियम को इन्वेट करके वहाँ पे लोकलाइज निक्रोसिस करवाते हैं. फिर आ जाए गायरिटिया लैम्बिया. इट कॉजेज गियार्डाइसिस. लाइफ साइकिल वही है, ट्रोफोजाइट सिस्ट. ट्रोफोजाइट मोटाइल है, सिस्ट नॉन मोटाइल है. इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन फीकली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. Trophocyte attaches to the gut wall but does not invade the mucosa and does not enter the bloodstream. The trophocyte causes inflammation of the duodenal mucosa leading to malabsorption of protein and fat. तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो ट्रोफोसाइट है वो इन्वेड नहीं कर रहा म्यूकोजा को, नाइदर इट इज एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन करवाता है. कैसे करवाता है? ये जो है वो ड्यूटेनल म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन करवाता है और इसकी वजह से फैट्स और प्रोटीन जो है वो उनकी मैल एब्जॉर्प्शन होती है. वाटरी नॉन ब्लडी फॉल स्मेलिंग डायरिया इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. फिर malaria is also caused by four plasmodia, vivax, oval, malaria, falciparum. Vector and definitive host for plasmodia is the female Anopheles mosquito. तो two cycles हैं इसकी, एक sexual cycle है which occurs primarily in the mosquitoes और फिर asexual cycle है जो कि humans में होती है. So this is not trophocyte and cyst anymore. This is a sexual cycle occurring in mosquitoes and in humans. Sexual cycle is called sporogony. Asexual cycle is called schizogony. Introduction of sporozoites into the blood from the saliva of the biting mosquito. Sporozoites are taken up by hepatocytes, liver के cells within 30 minutes. फिर Plasmodium vivax and oval produce a latent form hypnocyte in the liver. Merocytes are released from liver cells and infect the red blood cells. Symptoms क्या होते हैं? chill, fever, sweat seen in malaria patients. Sexual cycle जो है वो शुरू होती है human beings से red blood cells में. When some merocytes जो कि लिवर सेल से रिलीज हुए होते हैं, दे डेवलप इनटू मेल एंड अदर इनटू फीमेल गैमेटोसाइट्स. ठीक है, ये मेरोसाइट्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ये आपके लिवर सेल से आ रहे हैं और ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स को. Gametocyte containing red blood cells are ingested by the female Anopheles mosquito within her gut, produce a female macrogamete and 8 sperm-like male microgametes. उसके बाद स्पोरोजाइट्स आर रिलीज इन माइक्रो उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में आते हैं और फिर वो एनोफिलीज मस्कीटो जिसको भी जाके दोबारा बाइट करेगी तो मलेरिया जो है वो स्प्रेड हो जाएगा. मलेरिया इज कॉज्ड बाय फ्लेसिपेरम इज मोर सिवियर. टाइमिंग ऑफ द फीवर साइकिल 72 आवर्स एंड फॉर मलेरिया आर 48 आवर्स फॉर अदर प्लाज्मोडिया. अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, चिल्स होते हैं, माइल्ड गैस होता है. माइल्ड गैस जो होता है वो मसल पेन को कहते हैं. हेडेक होता है, शेकिंग, चिल, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है. इसके बाद एल डोनोवेनी इज द कॉज ऑफ काला अजार. काला अजार जो है वो सेंट फ्लाई की वजह से होता है. सेंट फ्लाई इसका वेक्टर है. व्हेन द सेंट फ्लाई बाइट्स इट इंजेक्ट्स promethylgates infective form into human skin. Inside human cells, these change into amastigotes which multiply and damage tissues. Intermittent fever हो जाता है इसकी वजह से. weakness, weight loss, hyperpigmentation of the skin, बोन मैरो और स्प्लीन से जो है वो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है. फिर आ जाए वर्मिकुलरिस, एंटीरोबायस वर्मिकुलरिस. पिनवॉर्म इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन अकर्स ओनली इन ह्यूमन. पिनवॉर्म का इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय इंजेस्टिंग द वॉर्म एग. सो अगर अनफॉर्चुनेटली किसी ने वॉर्म एग्स इंजेस्ट कर लिया है जो कि सॉइल वगैरह में थे, बच्चों में ज़्यादातर होता है, तो वो जो एग्स होते हैं वॉर्म के वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच कर जाते हैं. लार्वा डिफरेंशिएट इनटू अडल्ट्स एंड माइग्रेट टू द कोलॉन.
Adult male and female worms live in the colon. Female migrates from the anus and releases thousands of fertilized eggs on the pre-anal skin. तो क्या हुआ, लार्वा एडल्ट बना, कोलॉन में गया, अडल्ट मेल और फीमेल जो है वो कोलॉन में रहते हैं, फिर फीमेल माइग्रेट कर जाती है टुवर्ड्स द एनस और वहाँ पे बहुत सारे एग्स को रिलीज कर देती हैं. री इन्फेक्शन कैन अकर इफ दे आर कैरी टू द माउथ बाय फिंगर्स आफ्टर स्क्रैचिंग द इचिंग स्किन. प्री एनाल यानी मतलब एनाल साइड पर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्स होते हैं, और अगर वहाँ पे क्योंकि उसको जो है वो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, वहाँ पे जो है वो इचिंग के बाद वापस अगर वही फिंगर्स का एक्सपोजर हो जाता है टू माउथ, तो ये एक विशियस सी साइकिल बन जाती है. एग्स आर रिकवर्ड फ्रॉम प्री एनाल स्किन बाय यूजिंग द स्कॉच टेप टेक्निक. अच्छा, आपको जो है ना पिन वर्म्स, एंटीरो बायस वर्मिकुलरिस के एग्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. ये आपके सामने एक डायग्राम रखी जा सकती है. ये इसके एग्स होते हैं, इसको प्लीज केयरफुली देख लीजिएगा क्योंकि अभी एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये पिन वर्म्स हैं. इसके अलावा फिर एस्कार्सिस है. एस्कार्सिस जो है वो इसका भी सिमिलर ही मैकेनिज्म है. देर इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग वर्म एग्स. एग्स वही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो जो है वो हैच हो जाते हैं. लार्वा वैसे ही माइग्रेट करता है इनटू द गट वॉल, इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द लंग्स. लेकिन इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है. कैसे कि ये लंग्स में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा था, कोलॉन में जा रहा था, और फिर जो फीमेल था वो जाके एनाल साइड पे एग्स रिलीज कर रहा था. ये जाता है लंग्स में एस्कार्सिस का. Enters the alveoli, pass up the bronchi and trachea and are swallowed. Principal sites of tissue reactions are the lungs. तो ये एस्कार्सिस में lungs जो है वो principal site है. ठीक है. Reaction की diagnosis is usually made microscopically by detecting eggs in the stool. Reinfection can occur if they're carried by वही अगर mouth और fingers का आपने वापस हाथ धोए बगैर आपने skin को itch किया है और इसके बाद scratch करने के बाद वापस आपका exposure हो गया to mouth, तो फिर वो carry होता रहेगा. तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो होता है लंग्स में. और ये जो है वो एस्कार्सिस का जो है वो एक डिफरेंट किस्म का एग है. तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. Petinia solium or Tina saginata. Tinum solia larva cause सिस्टीरो सिस्टीसिरोसिस. और 4 सकर्स होते हैं, सर्कल ऑफ फुक्स होता है, इसकी वजह से हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स हो सकते हैं. सेजाइनाइटा की वजह से टेनियसिस हो सकता है. और ये क्यों होता है कि अगर आपने रॉ या अंडर कुक बीफ खा लिया. फिर आ जाए वायरसेस के ऊपर. वायरसेस का जो डायमीटर होता है वो 20 to 300 नैनोमीटर्स पे होता है. कैप्सिड होती है. फिर इसका न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, या सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं. न्यूक्लिक एसिड कैन बी आइदर लीनियर और सर्कुलर. कैप्सिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कैप्सोमियर्स. कैप्सोमियर जो है वो वायरस को एक ज्योमेट्रिक सिमेट्री देते हैं. और जैसे मैंने बताया कि कैप्सिड जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसके अराउंड, डीएनए और आरएनए के अराउंड, ताकि न्यूक्लियसेस उसकी डिग्रेडेशन ना कर सकें. उसका एनवेलप लिपोप्रोटीन होता है. एनवेलप वायरसेस आर मोर सेंसिटिव टू हीट, ड्राइंग, डिटर्जेंट्स. और कुछ स्फेरिकल सिमेट्री के होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिक सिमेट्री के होते हैं. हेलिकल सिमेट्री भी हो सकती है. वायरस कंटेन रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन द विरियन इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द टेगोमेंट. तो टेगोमेंट के अंदर क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं. फिर आ जाए एटिपिकल वायरस. डिफेक्टिव वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स बट कैन नॉट रेप्लिकेट विदाउट अ हेल्पर वायरस. तो डिफेक्टिव वायरस के अंदर होता तो है वायरल न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इनको जो है वो हमेशा डिफेक्टिव हैं तो इनको हमेशा हेल्पर चाहिए होता है. सूडो वेरियंस कंटेन होस्ट सेल डीएनए instead of viral DNA within the capsid. So pseudovirions क्या करते हैं, they contain host cell DNA instead of viral DNA. तो इनके पास दूसरे host का DNA होता है, अपना नहीं होता. Virions consist solely of a single molecule of circular RNA without a protein coat or envelope. Prions are infectious particles that are composed solely of protein. बेसिक सी बातें हैं ये. ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वायरस के, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको. हम्म, फिर ये इसका जो एक न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अराउंड कैप्सिड होता है. कैप्सिड का सब यूनिट कैप्सोमियर होता है. लिपिड एनवेलप इसकी अराउंड होती है. एप्लीकेशन जो होती है वो इस तरीके से होती है कि पहले से आपको ग्रोथ कर्व नजर आता है. वन वेरियन या वन वायरस पार्टिकल इन्फेक्ट्स अ सेल. इट कैन रेप्लिकेट इन अप्रॉक्सीमेटली 10 hours to produce hundreds of virions within that cell. तो पहले ग्रोथ कर्व होगा, वो इन्फेक्ट करेगा सेल को और फिर वो रेप्लिकेट करेगा, तो वो बहुत सारे वेरियंस बनाएगा वायरस. फिर उसके बाद इक्लिप्स पीरियड में क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा. ग्रोथ कर्व में बहुत सारा वायरस था, फिर अचानक से वायरस इक्लिप्स पीरियड में चला जाता है और डिसअपेयर हो जाता है. फिर आता है लेटेंट पीरियड. इट इज व्हेन द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ वायरस एक्स्ट्रा सेलुलरली अकर्स. फिर आता है लेटेंट पीरियड जिसमें ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन आपको नजर आएगा. The proteins on the surface of the
virion attached to the specific receptor proteins on the cell surface through weak non-covalent bonding. Virus particle is incurred in a pinocytotic vesicle. अनकोटिंग शुरू होती है वहां पर, पहले वही रेप्लिकेशन हुई, फिर वो गायब हो गया, एक्लिप्स हुआ, फिर लेटेंट हुआ। फिर प्रोटीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द विरियन वो अटैच हुए रिसेप्टर प्रोटीन से, उन्होंने नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करी। वायरस पार्टिकल इनगल्फ हुआ किससे? पिनोसाइटोटिक वेसिकल से। फिर वहां पे जाके उसने अपने आप को अनकोट किया। फिर रप्चर ऑफ द वेसिकल क्रिएट हुआ, उससे फ्यूजन हुआ आउटर लेयर ऑफ वायरस विद द वेसिकल मेम्ब्रेन डिपॉजिट्स द इनर कोर ऑफ द it deposits the inner core of the virus into the cytoplasm. The viral genetic material takes over the host cell machinery, where host cell starts making the viral mRNA, protein, and new genomes. All the newly made viral parts, capsid plus nucleic acid, assemble to form new complete viruses. New viruses exit the host cell by lysis bursting. This kills the host cell. तो उसके उसको पूरा जो है वो खराब करके फिर ये बाहर रिलीज हो जाता है। तो अटैच किया, अनकोटिंग हुई, एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ वायरल, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, फिर जीनोम की रेप्लिकेशन हुई, फिर इन लोगों ने अपने आप को अरेंज करा और फिर इन लोगों ने जो है वो लाइसिस कर दिया किसका? होस्ट सेल का। तो ये जो है वो पहले ये आकर एब्जॉर्ब होगा, यानी सरफेस पर अटैच होगा, फिर पेनिट्रेट होगा, फिर अपनी अनकोटिंग करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसकी असेंबली होगी, फिर रिलीज होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये पूरा लाइसिस क्रिएट कर देगा। The genome of all DNA viruses consists of double-stranded DNA except for parvovirus. So you need to remember this. Genome of all DNA viruses consists of double-stranded DNA. हमें पता है कि DNA का तो वैसे ही डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन पार्वोवायरस के लिए दिस डज नॉट वर्क। पार्वोवायरस के पास जो है वो सिंगल स्ट्रैंड DNA जीनोम है। The genome of all RNA viruses consists of single-strand RNA virus except for the reovirus. reovirus में जो है वो double-stranded RNA genome होता है. So parvovirus में single-strand DNA है और rio में double-strand RNA है. फिर application virus can use an alternative pathway called the lysogenic cycle, जो कि हम पीछे पढ़कर भी आ चुके हैं कहीं, अगर याद हो आपको बैक्टीरियोफेज में। The viral DNA becomes integrated into the host cell chromosome, ये हमने पढ़ा था ना, and no progeny virus particles are produced at that time. If bacteria is exposed to certain activities such as UV light, the prophase DNA is excised from the bacterial DNA. ये please इसको याद कर लें, ये हम लोगों ने किया है in the previous section of microbiology. The phage enters the lytic cycle, which ends in with the production of progeny phage, और उसमें new characteristics आ जाते थे जिसको हम कहते थे lysogenic conversion हो गई है. Exotoxins are produced in bacteria such as diphtheria, botulinum, cholera, erythrogenic toxins. ये हमने शुरू में बात की थी, encoded by the genes of the integrated bacteriophage. Lysogenic conversion is the term applied to new properties. जो अभी बताया कि उसने new properties वो acquire कर लेता है, mediated by transaction. अभी खाता ना, transfer of DNA हमने पढ़ा था जब, of bacterial genes from the donor bacterium to the recipient bacterium. The integration of the viral DNA into the cell DNA takes place. The integrated viral DNA is called a prophage. तो जो नया अब DNA है वायरल वाला, वो उसको हम कहते हैं प्रोफेज। ये देखें, ये जो है वो बैक्टीरियोफेज था, इसकी एक लाइसोजेनिक साइकिल हुई थी। लाइसोजेनिक कन्वर्जन में उसने जो है वो न्यू बेसिकली एक्वायर कर लिया था ट्रेट, उसमें प्रोफेज जो है वो नया वाला वायरल डीएनए था। ठीक है, फिर उसको यूवी रेडिएशन आपने दी, तो वो आगे जाके उसने जो है वो बैक्टीरियल यानी जो वायरल फेज था उसको रिलीज करवा दिया और उसने लाइसिस करवा दिया ओरिजिनल बैक्टीरिया जो कि इकोली था। तो उसका आपने एक सर्टन जो है वो एक्सपोजर दिया था यूवी रेडिएशन का, तभी वो एक्साइज हुआ है। ठीक है, वरना दूसरा क्या हो सकता है, वायरस के पास दूसरी चॉइस होती है लाइटिक साइकिल की, सिंथेसिस करवाएगा बहुत सारे प्रोजेनी का और उसको डायरेक्टली रिलीज करवा देगा। लेकिन अगर वो लाइसोजेनिक में गया है, प्रोफेज के साथ क्या होगा, जो बैक्टीरिया प्रोफेज का ये फेज डीएनए वो इंटीग्रेट होगा इकोली के डीएनए में और फिर कोई प्रोजेनी फेज नहीं होगा। प्रोजेनी फेज इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जो बैक्टीरियोफेज का जो था डीएनए वो आके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ आके कंबाइन हो गया है और अभी प्रोजेनी नहीं बनी है। प्रोजेनी कब बनती है लाइसोजेनिक में? जब उसको सर्टेन XYZ कंडीशंस दी जाती हैं सच एज यूवी रेडिएशंस, उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज होती है और उसके बाद जो है वो आगे नया जो है वो फेज डीएनए बन जाता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या है कि फोर मेन इफेक्ट्स ऑफ वायरस इन्फेक्शंस ऑफ द सेल।
डेथ हो सकती है फ्यूजन ऑफ सेल्स टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, नो पेरेंट या मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंज, इनहिबिशन हो सकती है होस्ट सेल की, प्रोटीन सिंथेसिस अकर फर्स्ट, then inhibition of DNA and RNA synthesis occur. Infected cells frequently contain inclusion bodies. Fusion of virus infected cells produce multinucleated giant cells. बेसिकली हम अफेक्ट्स पढ़ रहे हैं वायरस के कि वो वायरस क्या क्या कर सकता है सेल के साथ, ऑब्वियसली डेथ करवा सकता है, हो सकता है कोई चेंज ना आ रही हो सकता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड बड़ा सा जॉइंट सेल बन गया, हो सकता है उसने मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर दी हो। तो ये सारी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो वायरस कर सकता है। Transmission of the virus and its entry into the host, replication of a virus and damage to the cell, spread to the virus to other cells, यानी उसने spread कर दिया, metastasize, immune response both as a host defense and as a cause or as a contributing cause of a certain disease, persistence of the virus in some instances. Incubation period during which the patient is asymptomatic, प्रोड्रोमल जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, स्पेसिफिक वो होता है जिसमें साइंस एंड सिम्टम्स होता है, रिकवरी वो होता है जिसमें पेशेंट सही होने लगता है। कैसे स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन? स्प्रेड अकर पर ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, स्लाइवा, ब्लड और सीमन, या फिर फीकल फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर फूड हो सकता है, या फिर ब्लड से ट्रांसफ्यूज हो सकता है। ये सारे उसके वेज हैं कि वो कैसे कैसे स्प्रेड होता है। लोकलाइज इन्फेक्शन इज द कॉमन कोल्ड कॉज बाय रीनोवायरस, ये पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में मैंने एक दो दफा देखा है। लोकलाइज इन्फेक्शन इज द कॉमन कोल्ड कॉज बाय रीनोवायरस विच ओनली इन्वॉल्व्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Pathogenesis में cytotoxic T cells are involved in the pathogenesis of hepatitis caused by hepatitis A, B, C viruses. ठीक है, so cytotoxic cells जो हैं वो hepatitis का pathogenesis करवाते हैं, remember this. Immune mediated pathogenesis also occurs when virus antibody complement complexes form. Carrier state refers to the people who produce virus for long periods of time and can serve as a source of infection for others. Latent infections are those infections that are not producing virus at the present time. Slow virus infections होते हैं which refer to those diseases with a long incubation period often measured in years. कैरियर होते हैं जिनके पास वो पर्टिकुलर होता है लेकिन वो अभी वो स्प्रेड कर सकते हैं लेकिन उनको खुद को जो है वो उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। लैब्स में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वायरस इन सेल कल्चर, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सेरोलॉजिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं, वायरल एंटीजन्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, सेल कल्चर आप कर सकते हैं, एलिसा का टेस्ट हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोपी की। सेरोलॉजिकल टेस्ट वही जो हमने किए थे पहले कि सेरोलॉजिकल टेस्ट में एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग की जा सकती है। फिर आ जाए हेपेटाइटिस ए पे। हेपेटाइटिस ए की वजह से हेपेटाइटिस HIV की वजह से हेपेटाइटिस ए होता है, एंटीरो वायरस है, पिकोरना वायरस फैमिली से ताल्लुक रखता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये पता होना चाहिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, नॉन एनवेलप्ड है, साइटोप्लाज्म और सेल में जाके रेप्लिकेट होता है, उसका ट्रांसमिशन का रूट फीकल ओरल रूट होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होते हैं अगर उन्होंने फीकली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करा है और वो हेपेटाइटिस ए का वायरस आपके GIT ट्रैक में जाके रेप्लिकेट होता है और फिर ये आपके लिवर से ब्लड में स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, अगर कोई आपने फौरन फौरन उस वक्त का अगर आपने डिटेक्ट करना होता है ना वायरस या कोई भी इन्फेक्शन, तो आपकी बॉडी में IgM एंटीबॉडी नजर आ रही होती है, लेकिन अगर आपको कोई बहुत पास्ट इन्फेक्शन देखना होता है ना तो पास्ट इन्फेक्शन के लिए आपकी बॉडी में IgG बना हुआ होता है। तो IgM अगर बनी हुई एंटीबॉडी आपकी बॉडी में तो इसका मतलब है कि अभी आप करंटली किसी इन्फेक्शन की जद में। सो इट इज फॉलोड 1 to 3 weeks later by the production of IgG, यानी IgG पास्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इसमें फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस हो सकता है, डार्क यूरिन हो जाता है, पेल पीसेस होते हैं और लेकिन 2 से 4 हफ्तों में सही भी हो जाता है इंसान इसमें। HBV की वजह से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ये हर्डना वायरस फैमिली से ताल्लुक रखता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA जीनोम है और इसका सरफेस एंटीजन HBsAg है। कोर एंटीजन जो है वो उसका HBcAg है, E एंटीजन HBeAg है। कोर एंटीजन फॉर्म्स द कोर ऑफ द विरियन। E antigen is an important indicator of transmission, entry of the virion into the cell, वहाँ पे फिर अनकोटिंग होती है, फिर विरियन DNA polymerase synthesizes the missing portion of the DNA strand, closed circular DNA is formed in the nucleus. DNA serves as a template of mRNA synthesis by cellular RNA polymerase. इसकी जो यूजुअली ट्रांसमिशन होती है वो
सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की वजह से होती है, और या तो मदर से न्यूबॉर्न में भी हो सकती है। वायरस इसका इन्फेक्ट करता है लिवर सेल्स को, एंड वायरल एंटीजन्स आर डिस्प्लेड ऑन द surface of the cell. Cytotoxic T cells mediate an immune attack against the viral antigens, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या नेक्रोसिस हो सकता है। um, अच्छा, इसका जो मीन इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का, थोड़ा ज़्यादा सिवियर होता है, 10 to 12 वीक्स चलता है, और इसकी वजह से कार्सिनोमा होने का भी चांस जो है वो बढ़ जाता है। फिर आ जाए हेपेटाइटिस सी पे। हेपेटाइटिस सी कॉजेज इन्फेक्शन, कॉजेज HCV कॉजेज हेपेटाइटिस सी। इट इज़ द मेंबर ऑफ फ्लेवी वायरस फैमिली, एनवेलप वेरियन है। वेरियन पॉलीमरेज इसके अंदर मौजूद नहीं है, ब्लड से ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन जो है वो मदर से चाइल्ड में भी हो सकती है ड्यूरिंग बर्थ, और ब्लड बॉर्न पैथोजन है। हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स को प्राइमरीली अफेक्ट करता है। फीवर, एनोरेक्सिया, नॉसिया, वॉमिटिंग हो सकता है, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल फीसेस, और ट्रांस के लेवल्स इसमें बढ़े हुए होते हैं। इसका मीन इंक्यूबेशन टाइम 8 वीक्स है। पिछले वाले का बी का 10 to 12 वीक्स था। क्यूरोसिस हो सकता है इसमें। और फिर हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस डेल्टा इसको कहते हैं, डिफेक्टिव वायरस है, जिसको एक हेल्पर चाहिए होता है, हेल्पर वायरस चाहिए होता है अपना रेप्लिकेशन के लिए। डिफेक्टिव वायरस आपको याद होना चाहिए। एनवेलप वायरस है, RNA जीनोम है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, नेगेटिव पोलैरिटी है। इंटरनल कोर प्रोटीन डेल्टा एंटीजन है, सरफेस एंटीजन HBs AG है। सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है वाया ब्लड, या फिर कोई बर्थ के दौरान। HIV जो है वो मेजर कॉज है। ये जो है ये भी अगेन हेपेटाइटिस A और E में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, क्योंकि रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल है। लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि हेपेटाइटिस A अगर प्रेगनेंसी में किसी वुमेन को हो जाता है तो वो फेटल हो सकता है, वरना इट इज़ नॉट फेटल। लेकिन अगर हेपेटाइटिस E किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हुआ है तो फिर वो फेटल होगा। So this is something important that you need to remember. फिर HIV human immunodeficiency virus is the cause of acquired immunodeficiency syndrome. Retrovirus है, infects and kills helper CD4 T lymphocytes, cell mediated immunity को आप लॉस कर जाते हैं, लूज हो जाती है। न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ द वेरियन हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका एंजाइम होता है इंटीग्रेस ऑन प्रोटीज। 3 एंजाइम्स होते हैं इसके पास। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA जीनोम को प्रो वायरल DNA में कन्वर्ट करता है, ट्रांसक्राइब करता है। इंटीग्रेस एंजाइम जो है वो उसको इंटीग्रेट करवाता है होस्ट सेल DNA के अंदर। प्रोटीएज क्लीव्स करवाता है प्रीकर्सर पॉलीप्रोटीन्स इनटू फंक्शनल वायरल पॉलीपेप्टाइड्स। फिर GP120 and GP41 are the type-specific envelope glycoproteins. Entry of HIV into the cell is binding of the virion GP120 envelope protein to the CD4 protein on the cell surface. So entry of HIV into cell कैसे होती है, via the binding of virion GP120 to the CD4 सेल सरफेस। फिर वेरियन GP120 फर्दर क्या करता है, इंटरैक्ट करता है सेकेंड प्रोटीन के साथ ऑन द सेल सरफेस। फिर वेरियन GP41 protein mediates the fusion of viral envelope with the cell membrane. Virion core containing the nucleocapsid RNA genome and reverse transcriptase enters the cytoplasm. It further transcribes the genome RNA into double-stranded DNA, which migrates to the nucleus, and where it integrates into the host cell DNA via integrase. फिर HIV की ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, ब्लड के थ्रू ही यूजुअली होती है, प्लासेंटा से भी हो सकती है ड्यूरिंग बर्थ, या वो नीडल से हो सकती है। तो HIV किसको इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले हेल्पर T सेल्स को जाके इन्फेक्ट करता है, सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर फर्दर कैपोसी सरकोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। इसका एक अर्ली अक्यूट स्टेज होता है, फिर मिडिल लेटेंट स्टेज होता है, फिर लेट इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेज होता है। अक्यूट स्टेज जो है वो यूजुअली 2 to 4 वीक्स में शुरू हो जाता है आफ्टर द इन्फेक्शन। उसमें फीवर होता है, लेथार्जी होती है, सोर थ्रोट हुआ हुआ होता है। Middle stage में large amount of HIV is being produced by lymph node cells. A syndrome called AIDS related complex ARC can occur during the latent period. और फिर last stage जो होता है वो AIDS में convert हो चुका होता है. It is manifested by a decline, super decline of CD4 cells. और इसमें opportunistic infection जो है वो बढ़ चुके होते हैं। Two most characteristic manifestations of AIDS are pneumocytosis and pneumonia and Kaposi sarcoma. HIV infection detection is done by ELISA test. और फिर ये आपको डायग्राम पता होनी चाहिए, इसमें GP41 GP120 कौन सा जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है, कौन सा किसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आना चाहिए। फिर आ जाए डेंगी। डेंगी इज इंसेक्ट बॉर्न वायरल डिजीज।
Dengue virus is transmitted by the Aegypti mosquito. Detection is by IgM antibody. Antiviral therapy नहीं होती. Sudden high fever हो जाता है इसमें 104. Severe headache होता है. आंखों के पीछे बहुत शदीद दर्द होता है. आंखों में भी बहुत दर्द होता है. मसल जॉइंट पेन हो रहा होता है. नौसिया वॉमिटिंग हो रही होती है. फिर इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमायोक्सी वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है. सेगमेंटेड आरएनए जीनोम है. यूजुअली इसके 8 पीसेस होते हैं. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसके 8 पीसेस होते हैं. आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है. इसके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्स हैं. हीमाग्लूटिनिन जो इसकी स्पाइक है, इट बाइंड्स टू द सेल सरफेस रिसेप्टर, इनिशिएट इन्फेक्शन ऑफ द सेल. और क्लिनिकल लैब्स में भी ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स को एग्लूटिनेट कर देता है. फिर जो उसका दूसरा है सेलिक एसिड, दूसरा स्पाइक है. इट रिलीज प्रोजेनी वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और ये डिग्रेड करता है प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर को. वायरस गेन्स एक्सेस टू द सेल्स ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. फीवर होता है, मसल पेन होता है, हेडेक, सोर थ्रोट वगैरह जो है ये इसका पार्ट होता है इन्फ्लुएंजा का. कोरोना वायरस ए टिपिकल नमूनिया है. इट इज़ कॉल्ड सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. नॉन सेगमेंटेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए जीनोम का है. वेरियन पॉलीमरेज इसके अंदर नहीं है, और रेस्पिरेटरी एरोजोल से ये ट्रांसमिट होता है. नमूनिया से जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. डिफ्यूज एडेमा, हाइपोक्सिया हो सकता है. फीवर जो है वो हो रहा होता है, चिल्स होते हैं, रिगर्स होते हैं, हेडेक्स हो रहे होते हैं. पीसीआर से जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है. फिर है हर्पीज. हर्पीज जो है वो लेटेंट इन्फेक्शन करवाता है. एनवेलप्ड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है. HSV1 अक्यूट उसको जो है ये करवाता है, और HSV2 कॉज हर्पीज जेनिटाइलिस, जेनिटल हर्पीज इसकी वजह से हो रहा होता है. और HSV1 जो होता है सलाइवा से ट्रांसमिट होता है, और HSV2 जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो रहा होता है. वायरस रेप्लिकेट्स इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन. ये आपकी स्किन में रेप्लिकेट करता है. और फिर HSV1 जो है वो लेटेंट हो जाता है इन द ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, और HSV2 जो है वो लेटेंट हो जाता है आपके लंबर रीजन में. मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स आर टिपिकली फाउंड एट द बेस ऑफ हर्पीज वायरस लीजन्स. फिर पोलियो वायरस जो है वो नॉन एनवेलप्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है. फीकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है. रेप्लिकेट आपके ओरोफेरिंग्स में होता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में होता है. वायरस जो स्प्रेड है ये ब्लड स्ट्रीम से होता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर ये आपके मोटर न्यूरॉन्स में जाके रेप्लिकेट होता है, जो कि आपके एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होता है. इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स की डेथ हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ द मसल्स हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली एक पोलियो जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है. उसके बाद कैंडिडा जो है वो हमारा फंजाई है. इट कॉजेज थ्रश, वेजिनाइटिस, ईसोफेगाइटिस, डायपर रैश, एंडोकार्डियाइटिस, और कैंडिडीमिया हो सकता है. ओवर ग्रोथ की वजह से माउथ में भी थ्रश नज़र आ सकता है. और इसके अलावा आई थिंक पिक्चर भी होगी, हाँ. सो ये थ्रश की पिक्चर है. इसमें ये है कि कैंडाइडा जब बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है तो थ्रश क्रिएट हो जाता है. क्रिप्टोकॉक्सिस जो है क्रिप्टोकॉक्सिस जो है वो क्रिप्टोकॉक्सासिस क्रिएट करवाता है. इन्वेजिव फंगल डिजीज़ है. अबंडेंटली ये जो सॉइल, जो ऐसी सॉइल जिसके अंदर बर्ड की ड्रॉपिंग्स हो उसके अंदर क्रिप्टोकॉकस मौजूद होता है. फिर है एस्परगिलस. ये इन्फेक्शन ऑफ स्किन करवाता है, आई, एयर, अदर ऑर्गन्स, फंगस बॉल्स इन द लंग्स, और डिकेइंग वेजिटेशन के ऊपर ये जो है वो ग्रो हो रहा होता है. फिर डर्मेटोफाइट्स जो हैं वो रिंग वॉर्म्स करवाते हैं, एथलीट वॉर्म करवाते हैं, टीनिया इन्फेक्शंस करवा रहे होते हैं. इसके अलावा फंजाई की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फंगल सेल वॉल जो है वो चिकन की बनी हुई होती है. ईस्ट मोल्ड इसकी एग्जांपल्स हैं. ईस्ट जो है वो ऐसा सिंगल सेल ग्रो होता है जैसे सेक्सुअल बडिंग से, और मोल्ड जो है वो लॉन्ग फिलामेंट्स हाइफी होता है, और मेसोमाइसीलियम जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजी में आपको नजर आ सकता है. फंगाई आर ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और कुछ जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए. डायमॉर्फिक होता है. और इसका जो है वो ब्लड कल्चर किया जा सकता है. टू ब्लड कल्चर खैर एक डिफरेंट चीज़ है. ब्लड कल्चर्स हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो है वो बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया को जो है वो डिटेक्ट कर सकें. और इनको ब्लड कल्चर्स को लेने के लिए एटलीस्ट हमें 310 मिलीलीटर्स की ब्लड सैंपल जो है वो लेने होते हैं 24 आवर्स के पीरियड में. फिर जो जहाँ से आप उसको वेन्यू पंक्चर कर रहे होते हैं उसको आप 2% आयोडीन क्लीन करते हैं.
Blood obtained is added to 100 milliliters of rich growth medium, such as brain heart infusion broth. Blood cultures are checked for turbidity or for CO2 production daily for 7 days or longer. Hmm. इसके अलावा थ्रोट स्वैब्स जो है वो आप कर सकते हैं अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए. दे आर यूज टू प्राइमरीली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ए या बी hemolytic streptococci. When the specimen is being obtained, the swab should touch not only the posterior pharynx but also both tonsils. Material on the swab is inoculated onto blood agar plate and streaked to obtain single colonies. Agar if the colonies of beta hemolytic colonies are found after 24 hours of incubation at 35 degrees C, bacitracin disc is used to determine whether the organism is likely to be group A streptococcus. फिर स्टेनिंग की जा सकती है. सिंपल स्टेन में सिंगल डाई यूज़ किया जा सकता है, मिथिलाइन ब्लू या क्रिस्टल वॉयलेट, या फिर आप ग्राम स्टेन कर सकते हैं. ग्राम स्टेनिंग का हमने पूरा तरीका ऊपर पढ़ा था. कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग जो है वो यूज टू आइसोलेट बैक्टीरिया, आइडेंटिफाई दैम एंड डिटरमाइन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी. प्रोसेस क्या होता है कि आप स्पेसिमेन को इनॉक्यूलेट करते हैं एक सूटेबल कल्चर मीडिया पे कॉलोनीज को आप एग्जामिन करते हैं उनके शेप कलर हेमोलिसिस के थ्रू, और फिर जो भी प्योर आइसोलेट्स होते हैं उनको आप एंटीबायोटिक के लिए टेस्ट करते हैं. कैटलेज टेस्ट जो होता है वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है, उसका ब्रेक डाउन करवाता है. कॉगुलेज जो है वो आपका स्टेप्टोकोकस ऑरियस में आपको जो है वो स्टेप्टोकोकस ऑरियस में आपको जो है वो पॉजिटिव नजर आता है. ऑक्सीडेज जो होता है वो आपके ऑक्सीडेज टेस्ट जो है वो पर्पल सा कलर शो करता है निजेरिया में. और फिर यूरिएस जो है वो आपका एच पिलोरी में पॉजिटिव होता है. इसके अलावा कॉकलेस का ये पॉजिटिव है, कॉकलेस नेगेटिव है. स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस में फॉर श्योर पॉजिटिव होगा. कैटलेस पॉजिटिव में आपको थोड़े से बबल्स नजर आएंगे, तो दिस इज कैटलेस का टेस्ट जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिबरेट होती है. फिर ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है तो वो पर्पल कलर का नजर आएगा. फिर ये टीएसआई का टेस्ट है. टीएसआई किस तरीके के ट्रिपल शुगर के टेस्ट होते हैं ये आपको नजर आने चाहिए. यूरिएस का टेस्ट पॉजिटिव पिंक कलर का होता है, नेगेटिव येलो कलर का होता है. यूरिएस एच पिलेरी में पॉजिटिव होता है. फिर ये सेंसिटिविटी की प्लेट्स हैं. कंटेन एंटीबायोटिक डिस्क ऑन एगार. मेजर जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड ईच डिस्क इंटरप्रेटेड एज सेंसिटिव इंटरमीडिएट और रेजिस्टेंट. वेट माउंट का जो टेस्ट होता है इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सिलीन और आयोडीन ड्रॉप. उनकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट कर रहा होता है वेट माउंट. और मेंटॉक्स टेस्ट जो होता है वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है या एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर रहा होता है. एंड पर्टिकुलरली मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है. इसके अलावा कुछ एगार्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ब्लड एगार जो होता है वो वेरियस बैक्टीरिया को टेस्ट करता है, और ब्लड एगार में यूजुअली हम हेमोलिसिस को डिटेक्ट करते हैं. फिर चॉकलेट एगार जो होते हैं वो निजेरिया के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें हीटिंग द ब्लड इनएक्टिवेट्स द इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ. तो हम हीट करते हैं ब्लड को और उसकी वजह से क्या होता है इनहिबिटर्स जो होते हैं वो ग्रोथ के इनहिबिटर्स क्या होते हैं इनएक्टिवेट हो जाते हैं. फिर मैकॉन्की जो होता है वो इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स को जो है वो दिख रहा होता है. और ट्रिपल शुगर आयरन का जो टेस्ट होता है वो भी वेरियस एंटेरिक ग्राम नेगेटिव के लिए होता है. एंड डिस्टिंग्विशेस लैक्टोज फर्मेंटर्स फ्रॉम नॉन फर्मेंटर्स, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है. तो ये जो है वो आपका ब्लड एगार है जो कि हिमोलिसिस को देखता है. चॉकलेट एगार है, न्यूट्रिएंट एगार है, मैकॉन्की का एगार है, ईएमबी का एगार है. तो ये सारे एगार्स आपको आइडेंटिफाई करना आने चाहिए. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड माइक्रोबायोलॉजी का फुल सेक्शन 11 से. सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.